सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर जुम्मा यूनिवर्सली सबका फेवरेट दिन है, लोगों का फेवरेट दिन है क्योंकि वो वीकेंड की वजह से एक्साइटेड होते हैं। हमारा फेवरेट दिन है क्योंकि हमारा काम बढ़ जाता है। अब हम स्क्रीन पे आएंगे और हम तज़िये पेश करेंगे। सर मैं जब आपकी बाकी सारी बातों से एग्री करते हैं, काम वाली जो बात है ना आपकी, ये आप ज़रा ज़्यादा मोटिवेटेड हैं मेरे से, लेकिन ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ कि क्योंकि ये काम हमें पसंद इतना है, हम शौक से करते हैं, हम बड़ी देर से कर ही रहे हैं, तो हमें लगता है अब और नई चीज़ को करनी नहीं है, तो इसको हमने अपना लिया है सर, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। बेशक ऐसे ही है। तो सर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वीकेंड की शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं अमेरिका। सर आप खुश हो रहे हैं? मैं जाना चाहता हूँ। उस तरह से अमेरिका नहीं जा रहे सर, बल्कि हम अमेरिका जा ही नहीं रहे। अच्छा, आप तखय्युल की प्रवास से जा रहे हैं? हाँ सर, हम मतलब एक ख्याली प्लाव के तहत सैर कर रहे हैं वहाँ पे। वाक़तन जो चीज़ें अमेरिका में हो रही हैं और उनसे पाकिस्तान को इफेक्ट पड़ता है, मैं ऑब्वियसली IMF की बात कर रहा हूँ। तो सर हमारा एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ, दूसरे के अंदर ख़त्म होते ही दूसरी गवर्नमेंट जो है, एक गवर्नमेंट भी आ गई। गवर्नमेंट में फाइनेंस की डिवीज़न, मैं सारा लेआउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रा डिस्कशन काफ़ी मांगता है, ज़रा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसमें होना चाहिए। तो सर औरंगज़ेब साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये तो एक हिस्सा एक प्रोग्राम का जो हमारा मेन प्रोग्राम है, उसके अलावा एक इन्वायरमेंट वाला ओरिएंटेड भी प्रोग्राम जो होता है, हमने उसके अंदर इधर भी बहुत डिस्कशन की, उसके अंदर भी कुछ पैसे हैं। ये अलबत्ता 7 बिलियन पे जाके बात को तय हुई थी और हमें था कि मुतवक्के इसी महीने ये आ जाएगा, ये पैसे आ जाने चाहिए 7 बिलियन रुपीज़, सॉरी डॉलर्स। तो सर 7 बिलियन डॉलर्स का हमें ये कल परसों के रोज़ बल्कि ये आया बयान फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से और दीगर जो लोग कवर करते हैं और मुख्तलिफ हल्कों से कि ये प्लान थोड़ा आगे चला गया, इसमें एक डिले आ गया। डिले जो है अभी तक कहा जा रहा है सितंबर तक है। हमारी आज की डिबेट जब हम ख़त्म कर रहे होंगे ये टॉपिक, तो यहाँ पर मैं फ़ैसला करेंगे कि सितंबर में भी होना है नहीं होना, वो डिबेट के बाद बताएंगे। वजूहात में बयान कर देता हूँ कि क्यों ये हो रहा है। तो इसकी ना तो दो बेसिक वजूहात हैं और उन हर वजूहात की अपनी अपनी फिर शाखें निकलेंगी जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहली जो वजह है लोन ना मिलने की, वो ये है कि हमने जो बाकी मुल्कों से ली हुए, नेमली उसके अंदर चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, इन दैट ऑर्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अमाउंट की वाइज से है। तो सर हमारा को तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का एक रोल ओवर जो रिक्वेस्ट थी वो की गई थी कि इनको रोल ओवर कर दें, अगले साल देखेंगे, हम साल में ठीक हो जाएंगे, आपको हम फिर दे दिया करेंगे। चाइना और सऊदी ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। UAE ने अलबत्ता 1 बिलियन डॉलर जो है उसमें से आपका रोल ओवर किया। सो पीछे सर 12 में से एक गया, तो 11 बिलियन डॉलर अभी भी आपने टेक्निकली यू हैव टू स्टार्ट पेइंग बैक इन सम वे और दी अदर। तो IMF ने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो उन्होंने कहा जी कि 7 बिलियन जो हम आपको दे देंगे तो आपकी जो माजी के डेट्स हैं उनकी सर्विसिंग में ये लगना शुरू हो जाएंगे, हमें इस चीज़ का यकीन है। और ज़ाहिर है सर ये वही एग्ज़ाम्पल है कि आप किसी अपने दोस्त से उधार ले लें और आपने 3 और से भी पकड़ा हुआ है, तो उसके बाद वापस जाएंगे, वो कहेगा यार तुम मुझसे लेके उनको दोगे तो मैं तुम्हें नहीं देता लोन। ये तकरीबन मिसाल वही, इतनी ही सिंपल है। ज़ाहिर है उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत है। एक तो ये वजह होगी सर। दूसरी वजह सर ये होगी कि गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस कह लें उसको, अपना ये जो बजट आया है हमारा वो कह लें उसको, मतलब हुकूमती जितनी भी चीज़ें हुई हैं माजी के 6-7 महीनों के अंदर, और ख़ास तौर पे ये जो एनर्जी के ऊपर एक रिलीफ मोड ऑन हो गया है कि मतलब अब जब हुकूमती हलकों में जब भी एनर्जी की बात होती है तो उसका रिलीफ का लफ्ज़ जो है अटैच हो जाता है कि जो हम कर तो ये रहे हैं लेकिन रिलीफ भी साथ साथ दें। तो सर रिलीफ के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, किसी भी किस्म की ज़िंदगी में आपको रिलीफ चाहिए ना तो आपको नोट चाहिए, उसके लिए नोट हमारे पास है नहीं। तो 40 से 50 बिलियन की रकम एक है, जो 14% 14 रुपये यूनिट की कमी की भी बात हो रही है, 2 महीने का रिलीफ है। फिर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हम सोलर सोल्यूशंस भी देंगे। तो ये सारा कहाँ से हो रहा है? IMF इस चीज़ को देख रहा है, IMF इस चीज़ से परेशान है, वो हमारी मदद करना चाहता है कि आपको पैसे दिए जाएंगे तो वो मईशत का पहिया चलाना नहीं है, उसको दौड़ाना है आपने। तो ये अगर डेट्स में चलते रहेंगे और रिलीफ में चलते रहेंगे तो इस वजह से वो थोड़ा आगे होगी।
जी बिल्कुल सर, एक तो इसी शो पर हमने मल्टीपल दफ़ा ये बात कही थी कि ये कोई अच्छा टाइम नहीं है, वैसे तो कोई भी नहीं होता लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है चाइना के साथ आईपीपी प्रोजेक्ट्स की रीनिगोशिएशन का। लेकिन हमारी हुकूमत ने की और नतीजा अब आपके सामने है कि चाइना और सऊदी अरब मतलब ये मत कहें कि उन्होंने ना कर दिए, वो देर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग, अल्लाह करे वो हाँ कर दें, क्योंकि मसला ये है कि अगर वो हमें रोल ओवर नहीं देते तो हमें कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ेगा। जब हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे तो इस वक्त हम जो आईएमएफ से लोन ले रहे हैं वो हमें मिल रहा है 5.1% पे। कमर्शियल बैंक से जो हमने 2 बिलियन हमें लेना पड़ेगा वो हमें मिलेगा डबल फिगर्स में, मतलब यानी कि 10% से ऊपर पे। बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा है, हम उसके जो है उसको पे ही नहीं कर सकते। वैसे तो आईएमएफ का भी कोई सस्ता नहीं है, बड़ा महंगा है ये। कोई सस्ता नहीं है, अच्छा ये भी, लेकिन ये बदतरीज महंगा हुआ है ना। देखें 2008 में जो हमने किया था इनके साथ मुआहदा वो 1.8% पे था, जो उसके बाद 2012 में किया बढ़ा, 2013 में किया बढ़ा, वो बढ़ता चला आया। देखें आप जितनी दफ़ा भी उधार लेते हैं उससे आपकी मज़ीद उधार लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। सो अब हम 5.1 पे, बाय द वे हमारा ख़त्म हुआ है ये लास्ट वाला, अब जब हम जाएंगे तो कहीं पे बॉल पार्क हमें मिलेगा। 5.09 का ही जा रहा है, कहीं पे कहीं जा रहा है, तो शायद उसी पर ये भी ज़्यादा है, हम कह रहे हैं ये भी ज़्यादा है। अच्छा अब अगर आप इमेजिन करें कि हमारे कमर्शियल बैंक्स पे जाना पड़ जाए, क्योंकि हमारे औरंगज़ेब साहब की ये जो सारी स्टोरी आई है ना, औरंगज़ेब साहब दुबई गए थे, यूएई गए थे बेसिकली लोन मज़ीद लेने के लिए, और ये गए थे कमर्शियल बैंक्स के पास। वहाँ पर कमर्शियल बैंक्स ने इनकार कर दिया यूएई में, और एक यूरोपियन, जिस तरह से मैंने कहा कि बैंक ने ऑफ़र की, जो कि हमें 10% से ऊपर पे दे रहा था, जिस पे सरकार ने कहा है कि अभी रुक जाएं, ये ज़ाहिर है कि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सो बुनियादी बात ये है कि ये तो आप प्लीज़ मुँह से इस तरह की बात करें ही ना कि IMF प्लान नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो ना हो पाया तो यहाँ पे सब कुछ क्रैश कर जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी इन आर स्टिचिंग यूनिट्स, ये जो थोड़ी सी इंडस्ट्री चलती देख रहे हैं, ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा अगर खुदा ना खास्ता IMF ना आया। सो ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात जहाँ तक ये है कि बड़ी इस वक्त ना वो चल रही है चहमगोइयाँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक हुई भी है, एक शायद एक हुई है, और एक संडे के दिन है जिस पे तमाम फैसले होंगे। उन्होंने इजहार किया है बिलावल भुट्टो ने PPP को रिप्रेजेंट करते हुए कि, और ये सर को तीसरी दफ़ा है इस गवर्नमेंट बनने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा हो गया कि आप हमारी बात नहीं मान रहे। बिल्कुल। अच्छा अब इसमें आप जिस भी शो में देखेंगे ना तो चहमगोइयाँ ये चल रही हैं कि जी वो बेसिकली पीपल्स पार्टी इन रोड्स चाहता है पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी ने बात ये करनी है कि जी ब्यूरोक्रेसी में हमारे बंदों की पोस्टिंग पंजाब में की जगहों पे कर दी जाए। अच्छा यकीनन ये मामला भी होगा, मतलब वी डोंट नो, लेकिन होगा ये भी, ऐसे भी ज़रूर होगा। पर इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी ने इस पर ये ज़रूर बात करनी होगी कि ये जो आप रिलीफ दे रहे हैं और हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि बाकी सूबे क्यों नहीं दे रहे, इन द फर्स्ट प्लेस आप कैसे दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बजट आपने तैयार किया है इसमें आपने खर्चे ही नहीं कम किए, आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF वापस आएगा। अब अगेन देखें पीपल्स पार्टी जो है ना वो चाहे फेडरल में ना हो पावर में, एक सूबा है उनके पास, उनके मुल्क में स्टेक्स हैं। सर सूबा के अलावा सर जो सीटें उन्होंने नेशनल असेंबली में रखी हुई है उससे हुकूमत बनी हुई है, सीधी बात है। बिल्कुल। फिर तीसरी बात यह है कि जिस तरह से लग रहा है कि ये हुकूमत जो है डामाडोल हो रही है, पीपल्स पार्टी को तो और ज़्यादा इस वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अच्छा जी अब ये भी अगर जाते हैं, वो जो एक और पार्टी है वो ऑलरेडी जेल में है, तो इस वक्त तो हम पे मज़ीद जिम्मेदारी आ सकती है। तो मतलब पीपल्स पार्टी एक्चुअली, मतलब मुझे लगता है कि जो नून लीग है वो भी डे टू डे सोच रही है, जो PTI है वो भी डे टू डे सोच रही है, वो रिलीफ को लेके सोच रही है, अपने को लेके ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर हम कुछ ऐसा करें कि कुछ दिनों का प्रेशर हम पे आवाम का कम हो जाए। पीपल्स पार्टी शायद वो वाहिद जमात है जो कि कुछ महीनों का या साल आगे का सोच रही है। तो मेरे ख्याल में दे विल ट्राई टू टॉक सेंस इनटू गवर्नमेंट कि आप कर क्या रहे हैं, बजट को ज़रा दोबारा चेक करें, इसमें से ज़रा खर्चे कम करें और फिर उसके बाद कोई लाहे अमल बनाएं कि आगे चलना कैसे है। ये 1, 2, 4, 6 महीने की बात नहीं है ना, मुल्क है,
अगला साल भी है, 10 साल आगे भी कुछ है, मतलब इस तरह से चलना है। सर आप बेसिकली मेरी हंसी से निकल गई, आपने पीपल्स पार्टी भी कई दफ़ा कहा और बाकी पार्टी भी कहा, तो मेरे ख्याल में सर एक पार्टी जो आफ्टर पार्टी का इंतजार कर रही है वो पीटीआई है। बाकी सारी मौजूदा पार्टी का देख रहे हैं कैसी चल रही है, आफ्टर पार्टी का वेट जो है वो पीटीआई कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं शायद आफ्टर पार्टी का वेट पीपल्स पार्टी भी कर रही है। आफ्टर पार्टी का वेट पीपल्स पार्टी ज़्यादा मेरे ख्याल में कर रही है। पीटीआई तो इस वक्त ना मेरे ख्याल में फौरी तौर पे रिलीफ चाहती है। वो ये चाहती है कि उनके लोग जो हैं वो बाहर आ जाएं, फिलहाल उनकी यही जीत है। वो अभी पावर में आना और वो सारे मामलात नहीं सोच रहे। वो भी कह रहे हैं घर बैठ के नेटफ्लिक्स चेक करो जरा थोड़ा सा। बिल्कुल सर, लेकिन सर भारत सर ये तो हो गए सर सारे बुनियादी हमारे मसाइल हो गए इस सारी चीज़ के अंदर। तो सर जैसे मैंने पहले कहा कि अब हमने ये सोचना है कि आया ये प्लान जो है कब होगा, हो तो जाएगा, मतलब ये तो हमारी एक खुशकिस्मती तो नहीं कह सकते, बट कर कर आके हमारा प्लान अप्रूव हो जाता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो उस तरह से विद द पावर्स दैट बी के लिए एक डेफिनेटली अभी भी ऐसा मुल्क है जिसको आपने मतलब डिस्टेबलाइज होने नहीं देना एक हद से ज़्यादा। तो अगर ये 7 बिलियन नहीं मिलेगा, दरवाजे बंद हो गए बाकी मुल्कों से, तो कोई भी एक अदद मुल्क ज़रूर जंप इन करके इस चीज़ के अंदर रिलीफ आपको दे देगा। लेकिन सर ये मसलों का हल नहीं है ये। सर इससे पहले कि आप आगे चलें, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो एक ज़रूर हमें प्रोग्राम मिल जाएगा, लेकिन जितना टाइम आगे जाता जाता है ना उतने आपके नंबर्स ऑन पेपर ख़राब होते चले जाते हैं और फिर उतने ही आपको मज़ीद फाइनेंसिंग चाहिए होती है उस स्टेज पे आने के लिए जिस पे आप थोड़े अरसे पहले थे। सो ये जितना पोस्टपोन हो रहा है, अगर इवेंचुअली मिल जाता है और आप ये देखते हैं कि जो हुकूमत है वो हवा में मुक्के लहराते आ रही है कि देखा हमने ले लिया, आपने इस पर क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि जो आज से 2 महीने बाद आपको मिलेगा ना उसका भी आपको नुकसान है। सर एक तो नुकसान है डेफिनेटली, सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रा ग्रिम हो गई एकदम से। और सर ये भी कितनी अफसोसनाक बात है कि मईशी तौर पे चीज़ें ख़राब होने का एक ही खबर होती है, मतलब एक इस खबर क्या है जी कि आगे हो गया है प्लान, उसके अंदर मज़ीद डिटेल में जाए तो आपको दुख होएगा, लेकिन इस एक खबर से देखें हर चीज़ को फ़र्क पड़ता है। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी जो है ओवर द ईयर्स कितनी बढ़ चुकी है। और ये भी सर कोई अभी इस वक्त बैठ के सोच रहा है ना कि इसको स्पिन कैसे किया जाए कि ये तो माजी की हुकूमत का मसला था। सर हम एक ऐसी यूनिक पॉलिटिकल सिचुएशन में, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सियासतदान माजी की हुकूमत में ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सब माजी भी रह चुके हैं और सब मुस्तकबिल में भी आएंगे और सब अपना अपना कोई कंट्रीब्यूशन है। सो जहाँ भी हम बैठे हैं उन सब की कंट्रीब्यूशन के तहत बैठे हैं। बिल्कुल। दूसरा, आप इस तरह की खबरें रोज़ सुनते होंगे, अभी कल भी आई हुई थी कि जी आपके डिस्कोस प्राइवेटाइज होने लगे हैं। ये 3 हाँ जी, तो बात फिर वही है कि आपके ख्याल में वो जो इन्वेस्टर है जो कि बाहर बैठा हुआ है, जिसने इतने करोड़ या अरब डॉलर बनाए हैं, वो अखबार नहीं पढ़ता, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान का IMF के साथ अभी तक प्रोग्राम नहीं हुआ। वो आपके ख्याल में 1 अरब डॉलर भेज देगा यहाँ पे डिस्को लेने के लिए और उसको पता ही नहीं कि IMF प्रोग्राम में आपने जाना। सर आप तो आगे चले गए IMF, वो पहले देखेगा कि और डिस्को यहाँ पे कुछ क्या हुआ था प्राइवेटाइज, तो वो के इलेक्ट्रिक की सारी कहानी पढ़ ले, उसको समझ आ जाएगी। तो सर अगेन प्राइवेटाइजेशन हम डे 1 से हम कह रहे हैं, कहना एक बात होती है कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं और लोग लेकर आना और करवाने का माहौल जो है बनाना, इट्स ए सेपरेट सेट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं और कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, बट वो आपको करना पड़ता। सर मैं आना चाह रहा हूँ एक और चीज़ पे, इसी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सर इसके अंदर हमारी फिर सोल्यूशन क्या है। मतलब आप देखिए, आप ये फैसला हो गया, मैंने नई पॉलिसी से नाफिज कर दी शो के ऊपर कि हम आज से ये करेंगे कि कोई और तो सोल्यूशन नहीं दे रहा, लाए अमल मिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा यार मैं एवं तुम रोते रहते हो कि लाए अमल नहीं मिल रहा, खुद पेश करता हूँ। तो सर आज से मैं ऐसा थोड़ा बहुत लाए अमल दूंगा सर, नीम लाए अमल दूंगा। मतलब आपने हुकूमत वाला काम करने का फैसला कर सर, अब कोई तो करेगा सर, मतलब सिर्फ इस कैटेगरी, बाकी तो सर मशीनरी वो चलाते हैं सारे, हम तो सर उसके मुस्तफीद हैं, उससे होते हैं, मतलब फिर फुर रहे हैं, कुछ और है, बत्तियाँ चल रही हैं जितनी भी चल रही हैं। तो सर मेरा लाए अमल का आइडिया ये है कि आपने इसके अंदर 2 prong अप्रोच है। एक तो सर ऑब्वियसली एनर्जी की आपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालनी है कि आपने कैसे करना है। ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है, यूनिट कॉस्ट कम करना, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आज एफर्ट करेंगे। आज आप बीज लगाएं, कल को आवाम खुश होएगी। ये जो है ना जी कि हम ही करें और क्रेडिट भी हमें 10 साल बाद हमें मिले, तो वो तो मेरे ख्याल में आज के दिन सर हम मैप आउट कर सकते हैं कि 10 साल बाद कौन सी वाली गवर्नमेंट आएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शायद आप आज करके मैप आउट ही कर सकते हैं उसको। तो आप करें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स बेहतर करें, बिजली हम बना सकते हैं, हम बेहतर बना, सस्ती बना सकते हैं। इवेंचुअली सस्ती होनी है बिजली, कंज्यूमर बढ़ जाएगा। दूसरी सर मेरे ख्याल में चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्री है, अब हमारी जैसी तैसी इंडस्ट्री है, उसको बेहतर किया जाए। इस चीज़ से नहीं कि उन पे टैक्सेशन पॉलिसीज़ बढ़ाएं,
इस चीज़ से नहीं कि उनसे टैक्स जितना ले सकते हैं, जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ें, उनको बिजली महंगी दें करें। आप कंज्यूमर तो सर ऑलरेडी पिस रहा है, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है बिजली से। इंडस्ट्री को रिलीफ दें थोड़ा सा ताकि वो चलने के काबिल हो। अभी सर कुछ दिन पहले कोई मैंने खबर पढ़ी थी, वो डिबंक हो गई थी खबर कि एक टेक्सटाइल मिल बहुत पुरानी और बहुत इंटरनेशनल लेवल की टेक्सटाइल मिल कि जी वो बंद होगी। वो खबर खैर उन्होंने खुद डिबंक कर दी थी, वो खबर गलत थी, बट हर बंदा इसको मान बैठा कि हाँ ये हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सेंटिमेंट ये है कि सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। और सर तीसरी चीज़ ये है कि ये जो इतने बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, मतलब मैं सबका नाम लेना शुरू करूँ तो हमें 3 शोज़ चाहिए होंगे, स्टार्टिंग विद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टार्टिंग विद आपका जो ये सार्क के समिट्स होते हैं बिज़नेस के ऊपर, और दीगर सर मैं IPPD, CCPB जो भी सारे चल रहे हैं, जो इतनी क्रेडिटेशंस होती हैं, जो इतने ISOs लेकर आते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, अब ये सब कहाँ हैं? मतलब इतना सर ये जो इंटरनेशनल एक हमारे पास जी बड़ा हम एक्टिव हैं और प्रोएक्टिव हैं, वो सारे कहाँ हैं गोरे अब हम हेल्प करने के लिए? इसका मतलब है सबसे पहले तो यार आप ये तोड़ें ये सारा कुछ, मतलब उन्होंने आपकी हेल्प उस तरह नहीं करनी, वो तो ऑलरेडी IMF के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर लोकल ग्रास रूट लेवल इन्वॉल्वमेंट लाएं, गवर्नमेंट सपोर्टेड, तो वो बेहतरी है। ये जो सारा सर मैं आप समझ गए ना सर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बाहर से सारे भाई वो आगे ये करने के लिए, मतलब अभी आज हमारे पास एक खबर भी है कि जर्मनी की वो खबर है किसी और चीज़ है, बट वो बिज़नेस की बात कर रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या कर दिया आज तक हमारे लिए? सर बुनियादी बात बताए कि वो ये है कि यहाँ पर जब बात होती है ना इंडस्ट्री की, तो एकदम से सबके जहन में पता नहीं क्यों ये इमेज आता है कि 4 एकड़ पे मुहित स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक आर्म्स चल रहे हैं और ये जी इंडस्ट्री है। देखिए मेरे और आपके जैसे लोग 4 मरले की जगह पर रबड़ की जूती बनाने वाला कारखाना लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है, यहाँ पे हम जैसा शख्स कोई भी कुछ काम करना चाहता है तो उसके लिए रुकावटें इतनी हैं सरकारी कि वो कहता है कि यार फिर जो छोटी मोटी सेविंग है ना उसकी कोई फाइल या प्लॉट ले लो, क्योंकि उसमें कोई आपको आके ये नहीं बताएगा कि इसमें तुम्हारे फलाने का अप्रूवल नहीं है, फलाने के सिग्नेचर नहीं है, फलाने का फलाना नहीं। आप जाते हो चुप करके फाइल प्लॉट लेके आ जाते हो और पैसे आपके डंप हो जाते हैं। सो ये रेड टेपिज्म जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक मेरे आपके जैसे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे जो कि पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं। आप ये भूल जाएं कि गोरा आके यहाँ पे करेगा। सर एक तो ये बिल्कुल बात भूल जाएं गोरा आके यहाँ पे करेगा। दूसरा सर मैं आपको जो बेसिक नेसेसिटी है ना काम करने की, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो नंबर 1 होता है कि आपको बिजली हो जाए, बिजली और गैस वो दोनों नहीं है सर। मैं आपके सामने एक लिविंग मिसाल हूँ इस चीज़ की कि मैंने अपने एक ऑफ़िस के लिए गैस का कनेक्शन जो है वो अप्लाई किया हुआ है, इंडस्ट्री नहीं किया हुआ कि भी मैंने हीटर चलाने हैं सर्दियों में, यहाँ पे वो इन्वर्टर चलाने पड़ते हैं और बड़ी खर्चा हो जाता है बिजली का, तो गैस का कनेक्शन दे दें। सर इट इज़ बीन 12 ईयर्स, 12 साल से गैस नहीं लगी है। इंडस्ट्रियल एरिया कनेक्शन नहीं देते, वो क्यों नहीं पता, बस जी वो चल रहा है। और एक दिन तो ये भी सुना कि जी अब उन्होंने मना कर दिया, मतलब ये तो ये भी है ना सर कि एकदम से एक चीज़ मना हो जाती है बस कि आज से वो हो ही नहीं सकती। दूसरा एनर्जी इटसेल्फ वो दें। तीसरा सर ये जो सारे बिज़नेस खेलते हैं ना सर हर रोज़ बैठ के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूमों में, ये वो कोई आइडियाज़ पेश करें इस किस्म के जिससे आपकी लोकल लेवल की इंडस्ट्री जो है वो बढ़े ना। फिर मतलब यहाँ पे मुझे बताएं जो इतने हॉट शॉट बिजनेसमैन हैं हमारे, वो क्यों नहीं पेश करते किसी किस्म के आइडियाज़? गवर्नमेंट नहीं आने देती, उनको नहीं आने देती, बस यहाँ बात खत्म होगी। में बात खत्म होगी। देखिए बात बड़ी वो सादी सी है ना कि यहाँ पर इंटरनेट ही नहीं चल रहा, अब आप क्या करेंगे, कैसे पूरी दुनिया के साथ कारोबार करेंगे? हाँ तो बस सर ये बात आपने बांध दी सारी बात। बार यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर पिछली हमने सेगमेंट में पूरा डिस्कस कर लिया बिज़नेस IMF वगैरह, ये तो एक हो गया मईशी पहलू हमारे मुल्क का, उससे इकनॉमिकली क्या स्ट्रगल्स हैं आगे। सियासी तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे कैपिटल में इस्लामाबाद में देखने को मिली पिछले कुछ दिन में, लेकिन हम आज चाहेंगे कि हम ज़रा डिस्कस करें PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर अब PTI का एक मसला बन गया और वो मसला बड़ा सादा सा है। वो ये है कि जो टॉप टीयर लीडरशिप कहते हैं ना, तो टीयर तो मतलब होता है कि मतलब एक से ज़्यादा आपकी हैं, तो PTI की टॉप टीयर लीडरशिप नहीं है, उनका एक टॉप लीडर है बस। और वो अनफॉर्चुनेटली या
उनके लिए अनफॉर्चुनेटली और बाकियों के लिए शायद फॉर्चुनेटली, ही इज़ इन जेल। अब हमेशा से कहा जाता है कि खान साहब जो हैं बानी पीटीआई, वो कानों के बड़े कच्चे हैं और उनको जो एडवाइस कर दी जाए वो उसको मान लेते हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करवा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये हेरसे है सारी। मैं वैसे नहीं मानता इस बात को कि मतलब वो इतने कानों के कच्चे को जो कह दिया जाएगा वो कर देंगे। अभी जो चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिन से, वो एक जलसे के इर्द गिर्द घूमी है सारी खबर। एक जलसा वो करने जा रहे थे तरनौल में और वहाँ पे एनओसी भी उनको मिल गया। अलबत्ता उसी के इर्द गिर्द एक सुप्रीम कोर्ट के केस के बायस वहाँ पे चंद मजहबी जो जमातें हैं वो उन्होंने आके एक प्रोटेस्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद थोड़ा सील कर दी, थोड़ा नहीं बल्कि बाकायदा सील कर दिया गया था। और उसकी बेसिस पे ये एनओसी जो है इसको रिवोक भी कर लिया गया। अच्छा, असल खबर ये नहीं थी कि एनओसी रिवोक हुआ, क्योंकि इससे पहले बयानात मौजूद हैं जिसमें गंदापुर साहब और दीगर तरीक़े इंसाफ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एनओसी और नो एनओसी जलसा तो हम करेंगे। तो वो इतनी अच्छी एक बात नहीं है करने के, जी एनओसी रिवोक हो गया। उसके साथ साथ ये भी पता चला कि बानी पीटीआई खुद अडयाला जेल के अंदर से बयान आया है कि इसको आगे ले जाओ, थोड़ा इसको 7 या 8 सितंबर को ले जाओ, इसको आगे कर दो। अलबत्ता अब तक खबरें ये भी हैं कि शायद उस दिन से भी आगे ले जाना पड़े इसको, फॉर वॉट एवर रीज़न, ये वक्त बताएगा। बट फ़िलहाल जो स्पिन किया जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ से और पीटीआई के कुछ लोगों की वजह से कि अच्छा ही हुआ एनओसी रिवोक हो गया, जलसा नहीं किया, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल ही नहीं थी जलसा करने की। इस बात से कतई नज़र के वहाँ पे लोग कुछ पहुँच चुके थे, क्योंकि जलसा के बड़े करीब 7 साढ़े 7 बजे ये खबर आई और जलसे की तैयारियाँ फुल मोमेंटम पे चल रही थी। अब सर इसके अंदर सवाल बहुत सारे पैदा हो जाते हैं कि पीटीआई जो है आगे क्या करना। अब जलसा सियासत करनी है, शो ऑफ पावर करनी है। शो ऑफ पावर तो इतनी नहीं हो पाएगी इस किस्म के माहौल में। तीसरी चीज़ में ये कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कुछ बयानात जो हैं वो किए और उन्होंने उसमें कहा बेसिकली ये कि ये जो सारी इस वक्त की जो बाहर हैं पीटीआई के जो सीनियर्स हैं जो इस वक्त पार्टी चला रहे हैं सो कॉल्ड, वो तमाम बयानात जो हैं वो बानी पीटीआई के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात हो रही है कि मतलब वो बयान वेरीफाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन तक रसाई सबकी नहीं है, कुछ चंद लोगों की है, हुकूमत अलाउ करे तो। और वो ये भी इस किस्म का तासुर दे रही है कि पार्टी जो है वो रन इसलिए हो रही है कि कोई भी बंदा अपने आप को एक सीनियर के तौर पे दिखा दे इसके अंदर, और उनमें से उभर के कोई एक भी बंदा अभी तक तो नहीं आया, साल से ऊपर हो गए। तो ये सर तमाम मसले पीटीआई जो है वो अपनी सीटें और अपनी पार्लिमानी पावर की हद तक तो चलें एक स्ट्रॉन्ग पार्टी नज़र आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बट स्ट्रीट की जो एक उनकी एक वर्थ होती थी या उनकी एक मूवमेंट होती, स्ट्रेंथ होती थी, उसमें कमी भी आई है। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी इंटर पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत शुरू हो गई। बिल्कुल, जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है ना, वो मैं तो उसको इस तरह से समझा हूँ कि अगेन ठीक या गलत तो हमें नहीं पता। उनका इल्ज़ाम ये है कि जो पीटीआई की क़यादत इस वक्त बाहर है, जो जेल में नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके राब्ते हैं और वो मशवरा करके फ़ैसले लेते हैं। और उसकी दो वजूहात हो सकती हैं, एक उन्होंने क्योंकि सूबा चलाना है, दूसरी हो सकती है क्योंकि वो बाहर रहना चाहते हैं, वो अंदर नहीं जाना चाहते। और ख़ान साहब को जो है वो अंधेरे में रखा जाता है, उनको पूरी पिक्चर दिखाई भी नहीं जाती और अक्सर उनके मशवरे के अगेंस्ट बाहर आके उनके नाम से बयान दाग दिया जाता है। सो ये तो है अलीमा खान साहिबा का इल्ज़ाम। अच्छा, इसके ऊपर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने एक और ऑब्ज़र्वेशन बताई वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो उनकी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जी शायद इमरान खान साहब जेल से बाहर होते इस वक्त, शायद अवाम जो है वो एक मूवमेंट मोबिलाइज़ कर लेती, अवाम घर से बाहर निकल आते। ये सारा कुछ नहीं हो सका वी लॉगर्स की वजह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने कहा कि, और ये मैं समझता हूँ इस बात को, कि जो खान साहब के वी लॉगर्स हैं ना, वो क्योंकि एक जो सपोर्टर है वो बैठ के वो शायद दर्द महसूस करे कि जी ज़्यादती हो रही है, वो शायद अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मोबिलाइज़ करे कि तुम्हें भी अंदाज़ा हो रहा है कि ज़्यादती हो रही है, अच्छा तो हम चलो बाहर निकलते हैं। वो सारे लोग जिन्होंने दर्द महसूस करना था, वो कोई भी वी लॉग लगाते हैं पीटीआई के वी लॉगर का, वो कह रहा होता है कि खान साहब ने नया पत्ता फेंक दिया, खान साहब ने सबको लिटा दिया, खान साहब तो छाने लगे हैं, कल परसों खान साहब की हुकूमत आने लगी है, अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए। वो कहते हैं अगर इतना सब कुछ बेस्ट है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। तो वी लॉगर्स ने, पीटीआई के वी लॉगर्स ने, मैं बड़ा उनको खिराज तहसीन पर पेश करता हूँ, मैं एनवी करता हूँ कि उन्होंने पैसे भी बनाए हैं,
और उन्होंने मूवमेंट भी कोई नहीं होने दी, और शायद उन्होंने पाकिस्तान के हालात को बड़ा सही स्टेबल करके रखा हुआ है। उनको शायद कहीं और से भी शाबाश मिलती हो कि वेल डन। सर यानी कि आप कह रहे हैं डीमोटिवेशन थ्रू मोटिवेशन या अदर वे अराउंड, या मोटिवेशन थ्रू डीमोटिवेशन। तो सर ये देखें ना, अब ये बड़ा अच्छी बात आपने छेड़ दी कि जो सही मामलात का जब पता नहीं होता ना तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग बातें आती हैं। अब ये मतलब सादी सी एक मिसाल है इस तरह से कि एक तरफ ये बात हो रही है कि जी जेल के अंदर हालात जो है ना उनके बड़े ख़राब हैं, और जेल के अंदर ना सूरत हाल जो है वो बड़ी ठीक नहीं है जिस तरह उनको रखा जा रहा है। एक तरफ ये ख़बरें आ रही हैं, फिर 2-4 व्लॉग या ट्वीट्स वगैरह आ जाती हैं कि जी उन्होंने तो गवर्नमेंट को ऐसा आगे लगाया हुआ है कि वहाँ पे देसी मुर्गियाँ चल रही हैं, अंडे चल रहे हैं, ऑमलेट्स चल रहे हैं, वहाँ पे ट्रेडमिल्स हो रही हैं, साइकिलिंग हो रही है। जो अपोजिशन भी पीटीआई की अपोजिशन हुकूमत में जो है इस वक्त वो मौक़िफ़ लेते हैं कि देखें कितनी अच्छी हमने उनको चीज़ दी है, वो इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि देखिए ये उनके डर से ये हो रहा है सब कुछ। तो इतनी कन्फ्लिक्टिंग बातें जब आएंगी तो उनका फॉलोअर जो है वो बेसिकली कन्फ्यूज है। सर उनके सर असल में आयरनी ये है कि पीटीआई की जितनी लीडरशिप है वो भी एक वन विंडो ऑपरेशन था जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती थी उनको। और मज़े की बात यह है कि सर जो फॉलोअर्स भी हैं पीटीआई के वो भी वन विंडो ऑपरेशन से थे। मतलब बानी पीटीआई खान साहब ने सारा कुछ मतलब एक ही डाखाना था जहाँ पे ना सारी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो रही थी, जो जिसके पीछे शायद वही बैठे हुए थे। तो और सर मैं इसको बिल्कुल सही तरह कह सकता हूँ क्योंकि अगर आप दीगर और पार्टीज़ देख लेना तो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब ख़ुद हैं, उनकी बहन भी हो सकती हैं इन द फ्यूचर, शरी रहमान साहिबा है, दीगर द लिस्ट गोज़ ऑन। नूर लीग में अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं है तो बड़े मियाँ साहब है, वरना मरीम नवाज़ है, वरना ख्वाजा आसिफ साहब है, एहसन इकबाल है, राना सनोल है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उन सब से ले लेते हैं बयान एट फेस वैल्यू के यार ये ऊपर से ही आ रहा होगा इसलिए ये बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई फेस वैल्यू पे फवाद चौधरी को ना लिया उसने आज तक, ना असद उमर को लिया आज तक, ना फयाजुल हसन चौहान को, सर दीगर आप जितने लोग जब ये पावर में थे वो कहते थे यार अगर खान कहेगा तो हम मान लेंगे। तो ये अभी भी ये है और वो हो नहीं सकता। बिल्कुल, इस पे आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो मैं आपको आज की खबर बता दूं कि खान साहब ने जेल में मजीद डंबल मांग लिए हैं। अच्छा, तो वो बाकी एक्सरसाइज मशीन वगैरह तो थी, मेरा ये ख्याल मजीद से आपका मुराद है बिगर वेट? जी जी बिल्कुल। वाह। और देखिए आपको याद होगा जब MBS आए थे तो वो अपना पूरा जिम उन्होंने बनाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वो सारा सामान यहीं पे छोड़ के चले गए थे। सो अगर वो सारा सामान खान साहब को जेल में दे दिया जाए तो उसमें क्या बुराई है? मियाँ साहिबान के तो किसी काम का नहीं है, तो चलें खान साहब भी उससे मुस्तफ़ीद हो लें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बात होती है ना कि वो वहाँ पे ये खा रहे हैं और वो खा रहे हैं, अच्छा बात वो दुरुस्त है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मेरे पास जो फिगर है ना वो ये है कि PTI की तरफ से या इनके अहले खाना की तरफ से खान साहब का 4 लाख रुपया महीना किचन का खर्चा दिया जा रहा है। सो 4 लाख रुपए अगर एक बंदे का किचन का खर्चा हो तो इसमें ये सारा कुछ तो हो ही सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपने पैसों से खा रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई मसला नहीं, वो अगर कर सकते हैं तो कर लें। हाँ, अगर वो जो सारी गोरमे मील्स जो है वो आप और मैं दे रहे हैं तो फिर ज़रा उसमें मसला है। मतलब बाकी सर वो जिम इक्विपमेंट का बाकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो दे दें उनको। मसला ये हो सकता है कि सर कि एक और रेफरेंस ना खुल जाए कि उन्होंने PM हाउस की जिम इक्विपमेंट जो है वो अटियाला में लगा ली है, जिम गेट बन जैसा। अच्छा, यानी कि आप कह ये रहे हैं कि क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े वेट्स मांग रहे हैं तो वो ज़रा बफ होके आ रहे हैं बाहर, ये एक बात हो सकती है। सर वो यकीनन बफ होके आ रहे हैं। दूसरा ये कि मैंने तो जितनी अंग्रेजी फिल्में देखी हैं ना जिसमें जेल का सेटअप दिखाई जाता है उसमें जिम होता है। पाकिस्तानी जेल्स में जिम नहीं है। अगेन अगर इतनी हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि दोबारा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो ऑल द मोर रीज़न कि ये सारा जेल इक्विपमेंट अडियाला को दे दिया जाए, क्योंकि फिर वही बात जो हमारी दूसरी लॉट है सियासतदानों की, इन्होंने कभी जिम नहीं करना। इन्होंने नहीं करना सर, इन्होंने कह सवाए अगर अनलेस आबिद शेर अली साहब का क्योंकि उनको शौक है, ये हमें पता है इस बात का। बाकी वाले देखिए मैदे का भी एक जिम होता है वो हमारे सियासतदान कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तुम्हारा ये PTI की तमाम तर क्या रोज़ एक अपडेट आ रही है, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन सर जितनी रोज़ी पेंट की जा रही है उतनी है नहीं। बहरहाल हमने यहाँ पे जाना है एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम अब बात करने लगे हैं ज़रा प्रोटोकॉल की। इसको घबराना नहीं आता सर, अभी आप प्रोटोकॉल में फंस के यहाँ पे स्टूडियो में सर। बिल्कुल आज बड़ा सर आज सर ये जो रूटिंग होती है ना इससे मैं बड़ा परेशान हूँ।
और सर ये वाला तो कमाल था कि मतलब वो जो ट्रैफिक वाले भाई थे उन्होंने मतलब बस वो खड़े हो गए मेरी गाड़ी के सामने कि अब आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे लगा मेरा चलान होने लगा है, लेकिन उन्होंने सबको रोक लिया फिर। तो वो बड़ी दिलेरी वाला काम है कि गाड़ी तेज़ रफ्तार आ रही है और आप सामने हाथ कर लें। बिल्कुल, बड़ा दिलेरी वाला काम तो है। जो इसमें सादा बड़ा मसला ना वो ये है कि जब भी मैं इस तरह फंसता हूँ तो मैं और बहुत सारे और लोग जो फंसे होते हैं वो पुलिस वाले से बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बस हमें ये बता दो कि ये बंदा है कौन जो गुजर रहा है। अच्छा, वो अमूमन नहीं बताते और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो ना बताएं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है ये ऑर्डर होता है और हमने ज़ाहिर है कोई ये थोड़ी करना होता है कि सड़क पे कोई मुजाहरा, हमें तो ये होता है कि यार चाहे पता लग जाएगा तो ट्वीट कर देंगे। तो अमूमन पुलिस वाले नहीं बताते, लेकिन कहीं उनको बहुत पहले से ट्रैफिक रुकवा दी हो उनको वायरलेस करके और बंदा आ ही ना रहा हो, फिर वो गुस्से में कई दफ़ा बता भी देते हैं और फिर ट्विटर भी चल पड़ती है। तो सर प्रोटोकॉल का एक मामला हुआ, ये बेसिकली शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग कल के रोज़ थी। ये हैं बेसिकली जर्मन फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये मिल रही थी उनको पीएम हाउस में। इनका नाम है मिस स्वेनिया शुल्स, अगर मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ तो माजरत। तो ये पहुंची वहाँ पे पीएम हाउस में, और ज़ाहिर है एक हर इस किस्म के सर बड़े दफ्तर की ना एक बड़ी लेयर्ड किस्म की सिक्योरिटी होती है। आपकी एंट्रेंस पे कुछ चेकिंग होती है और ये दो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टीम्स जो उनकी अपनी होगी और हमारी पीएम साहब की होगी, उनका बड़ा लंबा चौड़ा एक डिस्कशन हुई होगी कि इतने बजे आपने आना है, इस तरफ से आना है, ये आपको रिसीव करेंगे, ये चीज़ें होंगी। मसला ये हुआ सर, और ये वीडियो अनफॉर्चुनेटली ये लीक हो गई, मंजर आम पे आ गई, जिसके अंदर उनके पास एक लाल रंग का हैंड बैग था जो कि जब वो लेके जा रही थी तो एक सिक्योरिटी एहलकार ने मतलब ये कहा कि आप ये ना सिर्फ इसको फिर से चेक कराएं बल्कि ये हमारे पास रखवा के जाएं और वापसी पे ले लीजिएगा। ये वीडियो भी नज़र आ रही है सबको, ये चलाई भी हमने। सर उनकी जो सिक्योरिटी का बंदा था या उनके साथ जो उनका जो भी बंदा था उसने कहा जी हम तो फिर निकल रहे हैं यहाँ से। खुद वो हंसने लग गई कि ये क्या हो रहा है, किस किस्म का मजाक है। और फिर ऑब्वियसली जो हमारे सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने देखा कि जी अगर तो वो चले गए ना तो फिर पड़नी है डांट, और वो ठीक ठाक डांट पड़नी, बल्कि डांट नहीं पड़नी, मतलब उन्होंने चलो जी बाहर हो। तो खैर उन्होंने उनको वापस बुलाया और वो बैग जो था, फिर ये जो मीटिंग की प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें इस वाक़े का कोई जिक्र नहीं था, बट वो पड़ा हुआ था उनके साथ ही, तो वो बैग पहुँच गया अंदर से। लेकिन इसमें सर ये बड़ी एम्बैरसिंग चीज़ है क्योंकि इसके अंदर 2-3 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1, एक प्रोटोकॉल्स की टोटल एक मिसमैनेजमेंट। दूसरा, वो आपके मेहमान थे, उनके साथ आपको ना रुकावटें पैदा नहीं करनी, और ये भी कोई मतलब लो लेवल मीटिंग नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर / फॉरेन मिनिस्टर साहब और दीगर वज़रा थे इसके अंदर। और तीसरी चीज़ ये है कि वो किसी जो गुफ्तगू होनी थी वो हमारे फ़ायदे के लिए होनी थी। अब मुस्तकबिल में अब जर्मन जो भी आपकी लोग होंगे यहाँ पे, एम्बेसी के लोग या इस किस्म के लोग जो हैं मिनिस्टर्स हैं, तो उनको ये वाकई याद तो रहेगा ना कि यार इस किस्म की चीज़ हुई थी। तो सर एम्बेरसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स तो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ख़ास तौर पे ये हेड ऑफ स्टेट है हमारे। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि मैंने तो जितने लोगों से भी सुना है कि पाकिस्तानी जब एम्बेसडर्स या मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं मीटिंग के लिए तो उनसे भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो अपना बैग बाहर रखवाएंगे। तो जब पाकिस्तानी मिनिस्टर को नहीं रखवाना तो फिर जर्मन मिनिस्टर क्यों रखवाए, ये पहला सवाल है। दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि अगर इस तरह की कोई थी प्रोटोकॉल था तो उनको पहले इन्फॉर्म कर देते, वो अपनी गाड़ी में रखा थी। सीधी बात। तीसरी चीज़ ये है कि अगेन आप ज़रा अपने हालात देखें, अपनी हरकतें देखें। आप तो खुश इस बात पे हों कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं आना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरे पास आए। जर्मनी मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया की टॉप 5 या 7 मईशतों में से एक है। टॉप 5 में ही होगा सर। बिल्कुल। तो मतलब वो आपसे मिल रहे हैं, ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। और अगेन देखें, मतलब ज़ाहिर है लैब्स जो था उसमें सब शामिल हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो नीचे चेक रखे, क्योंकि यहाँ पर आप जिसको जितनी अथॉरिटी देते हो ना वो उससे ज़्यादा पे काबिज़ हो जाता है। मैं आपको इसी हफ्ते का बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज स्टोर जो है ये, और इसमें ये गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा ये किस्से होते हैं क्योंकि इनके जो अब क्या कहते हैं जितना स्टाफ है वो अक्सर औकात से ना बाहर हो जाता है। तो इधर सिंडिकेट की मीटिंग थी, एक मिनिस्टर साहब जो बगैर फूं फां के आए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया।
कि आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो क्योंकि आए बगैर थे, वो चले भी फूंफा के बगैर ही गए। बाद में फिर पता लगा कि हुआ क्या है। इसी तरह आपके एक और मिनिस्टर यहाँ पे एक कॉफ़ी पी के निकले हैं, तो पीछे गाड़ी के पास जो है वो किसी के गार्ड खड़े हुए थे, और वो कोई प्रॉपर्टी टाइकून था शायद, उन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, गन्स निकल आई। ओह हाँ, सो ये भी हुआ है। अब पुलिस ढूंढती फिर रही है उन गार्ड्स को। सो कहने की बात यह है कि यहाँ पे ना आप जिसको जितना आप, वो कहते हैं ना कि आप किसी को बाजू पकड़ाओ तो वो आपकी बाँह पकड़ता है। तो ये बड़े मसाइल हैं जहाँ पे फॉरेनर्स, डेलीगेशंस, मिनिस्टर्स की बात हो ना, वहाँ पे थोड़ा ख्याल करना चाहिए। सर बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, और बल्कि सर इसका आई थिंक आपने बिल्कुल सही कर दिया कि ये जो ओवरली प्रोटोकॉल्ड किस्म की एक अप्रोच ज़िंदगी में बना ली है कुछ तबकों ने, कि गाड़ी में बैठेंगे भी तो बैठते साथ पीछे पंप एक्शन पकड़ के 6 गार्ड भी होगा, मेरे आगे भी गाड़ी चलेगी, बीच में मैं जाऊंगा। सर इतनी दहशत किधर लेके जानी है? और मतलब या तो सर आपके पास, सर मुझे यकीन है कि सर वो जो लोग जिनको वाकई में सिक्योरिटी थ्रेट है ना, वो इसके ऊपर खर्चे ही नहीं करते। वो गाड़ी ही ऐसी तैयार कराते हैं जिसको कुछ कर ले तो कुछ होगा नहीं उसको, मतलब वो घर पहुँच जाएंगे अपने, सिक्योरिटी आ जाएगी वहाँ पे, तो उनको शायद असल में ज़रूरत है। बाकी तो सर ये इट्स ऑल एक बहाना है कि यार सड़क पे जब मैं जा रहा हूँ ना, तो मुझे लेफ़्ट राइट फ्रंट सेंटर ना मैं ही हूँ और कोई बंदा नज़र ना है। तो ये एक बुरी अप्रोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि PM साहब की प्रोटोकॉल के अंदर इस किस्म की चीज़ है, बट ये PM साहब का ऑफिस है। अब आपका दफ्तर हो या मेरा दफ्तर हो, उसमें हमारे जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, वो जिम्मेदारी हमारी है। इधर भी ऐसे बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी एक और चीज़, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके घर हो गए, इनके दफ्तर हो गए, उन पे जो गार्ड्स बैठे होते हैं, उनको भी ये बहुत जोम आ जाता है कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं। इनको सिर्फ एक चीज़ बतानी चाहिए, और वो ये है कि इस बड़े घर में अगर कोई आ रहा है ना मिलने आपके बड़े साहब से, तो वो भी कोई लल्ली तो नहीं होगा वो भी कोई बंदे का पुत्र होगा। सर बहरहाल ये चीज़ें हैं, इन पे मुआयना करना चाहिए, इनको ठीक करना चाहिए, और ख़ास तौर पे कोई बंदा अगर आ रहा है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, उसको तो बल्कि आपको होना चाहिए कि आप खुद रिसीव करने हैं कि सर आएँ आप बैठे। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।